जय हिंद बच्चों, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल डिफेंस एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री पार्ट 2। तो चलिए शुरू किया जाए जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, ठीक है। तो चलिए चालू किया जाए। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया था, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जो हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, पदार्थ को भौतिक अवस्था और रासायनिक मतलब भौतिक आधार और रासायनिक आधार पे हम दोनों आधार पे हमने उनको बांटा हुआ था। तो हम लोगों ने भौतिक आधार पे जो रसायन विज्ञान होती है इसमें पदार्थ को 3 भागों में बांटा था, ठोस, द्रव, गैस। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। तो फिर हम लोगों ने बताया था कि रासायनिक वर्गीकरण में जब पदार्थ था तो उसको शुद्ध पदार्थ में बांटा गया था। तो शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया था? तो हम लोगों ने बांटा था तत्व और यौगिक। तो हम लोग देखो बच्चे, एकदम बेसिक से, इतना बेसिक से मैं सिखाने वाला हूँ कि इसके पहले अगर आपने 9th में केमिस्ट्री पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, ठीक है, फिर भी आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारा तत्व होता है, तत्व एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट हमारा जो है, अब इसको देखो 3 भागों में बांटा गया था, धातु, अधातु और उपधातु। जो यौगिक होते थे इनको हमने बांटा था कार्बनिक और अकार्बनिक। तो चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं इसको भी मैंने बता दिया था कि ऐसा पदार्थ जिसका संगठन निश्चित होता है एवं स्थिर होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसे सामान्य विधि से हम लोग अलग नहीं कर सकते। जबकि देखो, जो तत्व होता है, तत्व क्या होता है कि एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो चलिए इसको भी मैंने बता दिया था। तत्व की एक और डिफिनीशन मैंने लिखा है कि इस पदार्थ का वह सरलतम रूप, पदार्थ का वह सरलतम रूप जिसे अपघटित करके और अधिक सरल पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, और अधिक सरल पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, वह होता है क्या? तत्व। अर्थात वह पदार्थ जिसे केवल एक ही प्रकार के अणुओं का अणु विद्यमान हो उसे तत्व कहा जाता है। तो चलिए अब 2-3 शब्द ऐसे शब्द देखो, केमिस्ट्री समझने के लिए केमिस्ट्री की शब्दावली समझनी होगी। तो जो केमिस्ट्री की शब्दावली है, जैसे आपको मैं बता दूं कि आप लोग अभी से पढ़ना चालू करोगे, अणु, परमाणु, क्या, परमाणु और अणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, क्या, परमाणु द्रव्यमान। तो जो बेसिक शब्दावली केमिस्ट्री की है उस चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो इन सब को भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए मैं अब बताता हूँ कि जो तत्व होते हैं, तत्व होते क्या हैं। तो अब तक ज्ञात तत्व करीब हम लोगों को 118 तत्वों को पढ़ना होता है। अब तो 118 से अधिक भी हो गए हैं। जो मानव निर्मित भी कुछ तत्व हैं तो उनकी संख्या अब बढ़ के 118 के ऊपर चली गई है। तो जो पीरियोडिक टेबल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें देखिए हाइड्रोजन पड़े होंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो मैं बेसिक कम से कम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है तो 1 से लेके 30 तक के, यहाँ पे जो जिंक वाला है, ठीक है, जो जिंक यहाँ पे दिख रहा है, जिंक तक के तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक, परमाणु भार आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो याद हो जाने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद। तो कितने तत्व? 1 से लेके 30 तक। बट आपको अभी 11th में 1 से लेके 20 तक के तत्वों के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार अभी याद हो जाने चाहिए। आपने 9 में क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, उससे अब उसको भूल जाइए। अब यहाँ से एकदम बेसिक से जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग तैयार करते चलेंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखो बहुत सारे तत्व हैं, इतने तत्व हैं, ये ज्ञात तत्व हैं, सब 118 के करीब ज्ञात तत्व हैं। अब मानव निर्मित भी बहुत सारे तत्व हैं जिनका मानव ने निर्माण किया हुआ है। तो उन तत्वों को अगर जोड़ा जाए तो तत्वों की जो संख्या होती है 118 की क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, 118 के पार चली जाती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? तत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो तत्व। तो बताइए आप लोग तत्व होता क्या है? तो अगर मैं
तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बाबू तत्व क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे कि देखिए सर, जो तत्व होता है, ठीक है, तत्व किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है। तत्व किसी पदार्थ का क्या होता है? सूक्ष्मतम कण होता है, अर्थात जिससे पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। तो चलिए ठीक है, तो मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे, देखिए एक मैं यहाँ से एक ऐसे एक धातु का मैं टुकड़ा ले लिया। किसका टुकड़ा ले लिया मैंने? एक धातु का मैंने टुकड़ा ले लिया। एक धातु का जो टुकड़ा है, अगर मैं कहूँ कि यह जो धातु का टुकड़ा है, यह किस धातु का टुकड़ा है, तो मैं कहूँ कि इसका नाम मैंने रख दिया क्या? लोहा, आयरन का है। किसका है? आयरन का टुकड़ा है। किस चीज़ का टुकड़ा है? आयरन का टुकड़ा है। तो अब इसमें देखेंगे जो यह आयरन है, जो लोहा का टुकड़ा है, ये किससे मिलके बना होता है? तो यह मान लेते हैं हम, जो छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, इन कणों को हम क्या कहते हैं? इन कणों को परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? इन कणों को परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। लोहा जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, वो भी किस अवस्था में? शुद्ध अवस्था में। किस अवस्था में? शुद्ध अवस्था में। तो लोहा शुद्ध अवस्था में जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। तो यह क्या है? यह हमारे परमाणु हैं। इनको हम एटम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। बट जब ये पूरे साथ में आएंगे, जब एक साथ रहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। तो समझ में आया कि तत्व किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। तो तत्व जब बहुत सारे, एक ही तत्व के जब सारे परमाणु एक साथ होते हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। बट जब उसको स्पेसिफिक किसी एक की बात होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसके जिस कण से वो मिलके बना हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। समझ में आया? उसे हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो अब चलिए, यह क्या हो गया? यह लोहा है। क्या है? इसको हम बोलेंगे लोहा, या लोहा का क्या है? परमाणु है। अब चलिए, अगर मैं कहूँ, देखिए ध्यान सुनिएगा, कि अगर मैं एक रिएक्शन लिखूँ, Fe प्लस हाफ O2 गिव्स दैट FeO, इसमें बताइए कि यह तत्व है कि परमाणु है। ठीक है, इसमें बताइए यह तत्व है कि परमाणु, यह Fe तत्व है कि परमाणु। तो हम पूछेंगे कि बाबू बताइए यह Fe तत्व है कि परमाणु, तो आप क्या आंसर देंगे? तो आप आंसर देंगे कि सर यह तत्व है। तो क्या इसको बस केवल तत्व कहा जा सकता है? तो नहीं, इसको तत्व के साथ साथ परमाणु भी कहा जा सकता है। अगर मैं परमाणु की बात करूं, ध्यान सुनिए, आप इसको बोलेंगे परमाणु है। क्या है? परमाणु है, परमाणु। ठीक है, क्या बोलेंगे? परमाणु है। तो देखिए, परमाणु मतलब Fe का यह परमाणु है, और जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो हमारा फेरस ऑक्साइड बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो Fe होता है, मैं पूछूंगा Fe का यह क्या है? परमाणु है। तो जो Fe का यह परमाणु है, तो क्या अकेले परमाणु को हम लेके अभिक्रिया कराते हैं? तो नहीं। तो हम अकेले एक परमाणु को लेकर अभिक्रिया नहीं कराते। परमाणुओं का एक समूह होता है, बहुत सारे परमाणु को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक परमाणु जो होगा, उसको हम नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते। ये इतने छोटे होते हैं कि इनको आंख से क्या कर सकते हैं? देख भी नहीं सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये परमाणु होता है, इसको परमाणु तो कहेंगे ही कहेंगे, साथ में अगर अच्छा कोई शब्द देना है तो इसको एलिमेंट कहेंगे। क्योंकि जब बहुत सारे परमाणु होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट या तत्व कहते हैं। जो तत्व होते हैं, अब देखिए, जो तत्व अलग है कि मैंने तत्वों को 3 कैटेगरी में बांटा था, धातु, अधातु और उपधातु। उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो परमाणु क्या है और तत्व क्या है। तो जब बहुत सारे परमाणु एक साथ आएंगे, या लोहे का टुकड़ा जब एक साथ में आएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहेंगे एलिमेंट। जब दो प्रकार, अब ये तो हमारा हो गया तत्व। अब हमारा परमाणु भी समझ में आ गया कि परमाणु मतलब जिससे तत्व मिलके बना होता है, उसको हम क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो बोलेगे यस सर, समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, जो FeO है, इसमें Fe क्या है और O क्या है? तो इसमें Fe एलिमेंट है,
क्या है, एलिमेंट है, वो भी क्या है, एलिमेंट या एटम बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, एटम। तो जब दो प्रकार के एलिमेंट या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट एक साथ आते हैं, जब एक साथ आते हैं एलिमेंट या उनके एटम एक साथ आते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, अणु बोलते हैं। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु एक साथ आते हैं, मिलते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, अणु बोलेंगे। समझ में आया, यस सर, समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं। FeO, जो FeO है यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है, यह क्या है कि मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल। अब देखिए जो मॉलिक्यूल, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके कि अणु भार परमाणु भार क्या होता है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अणु भार परमाणु भार। परमाणु भार या द्रव्यमान बोलते हैं, यह क्या होता है। तो जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। हीलियम का परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। लिथियम का कितना होता है, 7 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जो Fe है ऐसे करके, तो इनका जो परमाणु भार होता है, किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है यहाँ पे अगर दिया हुआ है, तो यह किस में होता है, तो यह ग्राम में होता है। किस में होता है, ग्राम में। एक मिनट, यह किस में होगा, ग्राम में होगा। किस में होगा, ग्राम में होगा। किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होगा किस में होगा, ग्राम में होगा। तो क्या बताइए आप, एक तत्व का परमाणु भार ग्राम में होगा। हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होता है, हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार कितना होगा, 1 ग्राम होगा। कार्बन, यहाँ पे हम ले लेते हैं कार्बन, तो जो कार्बन है हमारा, तो क्या कार्बन के एक परमाणु का भार 12 होगा, 12 ग्राम होगा, तो नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो कार्बन होता है, हम कहें कार्बन, तो कार्बन जो परमाणु होता है, तो कार्बन के एक मतलब कार्बन का जो परमाणु भार होता है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, परमाणु भार, परमाणु भार या द्रव्यमान। तो देखो जो कार्बन का परमाणु भार या जो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो जो द्रव्यमान होता है ये कितना होता है, 12। तो बताइए क्या कार्बन के एक परमाणु का परमाणु भार 12 होगा, तो नहीं। तो हम कहेंगे कि तब कितने का होता है, तो हम कहेंगे देखिए कार्बन के एक नहीं बहुत सारे परमाणु लेते हैं। कितना, बहुत सारे परमाणु लेते हैं, और इनको एक साथ जब लेंगे कार्बन के बहुत सारे परमाणुओं को, तो उनका परमाणु भार कितना होगा, 12 ग्राम होगा। तो यह जो बहुत सारे परमाणु हम लेने वाले हैं, बहुत सारे जो परमाणु लेने वाले हैं, उनको इकट्ठा किया जाए, और ऐसे ऐसे अगर मैं बताऊं एक साथ ले लिया जाए, इकट्ठा करके क्या कर दिया, एक साथ ले लिया जाए। और जब एक साथ लिया जाता है तो इन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6.02 2 गुणते 10⁻23 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु, 6.02 2 गुणे 10⁻23 परमाणु होते हैं। जो ये परमाणु होते हैं, ध्यान सुनेगा, जो परमाणु होते हैं, ठीक है, इतने जो परमाणु होंगे, इन परमाणु को हम क्या बोलेंगे कि इनका जो भार होगा 12 ग्राम होगा। मैं पूछूंगा कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम होता है, तो क्या ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 ग्राम होगा, तो आप बोलेंगे नहीं। कितने का होगा बाबू, कितने का होगा, तो बोलेंगे कि यह 6.02 2 गुणते 10⁻23 परमाणु का, कितने का, 23 परमाणु का भार होता है। कितना, 16 ग्राम। तो देखो जो इतनी संख्या जो दी हुई है, जो संख्या दी हुई है, इसको हम लोग एक मोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मोल कहते हैं। इसी एक मोल को या इस संख्या को अवगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अवगाद्रो संख्या कहा जाता है। इस संख्या को जो 6.0023 2 गुणे 10⁻23 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवगाद्रो संख्या। अब इसको दर्शाते कैसे हैं, तो इसको हम लोग n ए से नंबर ऑफ एवोगाड्रो के रूप में दर्शाया जाता है। तो जो परमाणु भार दिया होता है, तो वह किसका दिया होता है, एक परमाणु भार का दिया होता है, नहीं, वह 6.02 2 गुणते 10⁻23 परमाणुओं का परमाणु भार दिया होता है। अगर आपको एक का निकालना है,
ठीक है, बताऊंगा अभी मैं, घबराइएगा मत। अभी आप लोगों के दिल में आ रहा होगा कि जब उतने का तो एक का कितना निकलेगा, तो मैं बताऊंगा। देखिए यह सब इसको हम क्या बोलेंगे, एक मोल। जब भी इधर देखिए यहाँ पे, जब भी जो ये परमाणु भार दिए हैं, जितने भी परमाणु भार दिए हैं, ठीक है, जैसे नियान का दिया हुआ है, तो यह कितने परमाणुओं का दिया है, तो यह 1 मोल का दिया है। कितने का दिया है, 1 मोल परमाणुओं का परमाणु भार दिया हुआ है। एक परमाणु का परमाणु भार नहीं, बल्कि 1 मोल परमाणुओं का परमाणु भार दिया रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग कहाँ पे पहुँच गए थे। तो यह कार्बन के 1 मोल परमाणुओं का परमाणु भार 12 ग्राम है। तो अब देखिए 1 मोल में कितने परमाणु, 1 मोल में कितने परमाणु, तो 6.02 2 गुणित 10 घाते 23 परमाणु का परमाणु भार बराबर 12 ग्राम। तो हम कहेंगे 1 का निकाल दीजिए, तो 1 परमाणु का जो परमाणु भार होगा, 1 परमाणु का परमाणु भार कितना होगा, बराबर 12 बटा के 6.022 गुणित 10 घाते 23। तो जब भी आपको एक परमाणु का परमाणु भार निकालना हो, या ठीक है, एक परमाणु का परमाणु भार निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो हम कहेंगे कि द्रव्यमान संख्या बटा के क्या, NA क्या होता है, तो अवगाद्रो नंबर होता है। तो चलिए अब आप लोग बताएंगे, एक और चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि अणु क्या होता है। जैसे अणु में मैं बताऊँ, यहाँ पे H2 प्लस O2, यहाँ पे बन गया हमारा क्या, H2। तो जो ये अणु हैं, क्या हैं, अणु हैं, ये क्या हैं, अणु, और ये भी क्या है, अणु। तो देखो जब बहुत सारे अणु मिलते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब बहुत सारे अणु मिलेंगे तो आपका क्या बनेगा, यौगिक बनता है। क्या बनता है, यौगिक बनता है। जब बहुत सारे अणु मिलते हैं तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा क्या, यौगिक, कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, कंपाउंड। क्या बनेगा हो भाई, कंपाउंड। ठीक है, देखो जितने भी बच्चे हैं, आप लोग सर हमको एकदम मत कहिएगा, आप लोगों के भैया हूँ मैं। ठीक है, क्या हूँ, भैया। तो चलिए भैया से अपने बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो H2 है कितना मोल है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 अणु है, 1 अणु कितना, 1 अणु है। अब यहाँ पे ये परमाणु नहीं, यह अणु के रूप में है। किसके रूप में है, अणु के। अगर हम इसका अणु भार निकालते हैं, कहते हैं इसका अणु भार, तो कितने हाइड्रोजन, 2 गुणते परमाणु भार कितना था, 1 था, तो कितना आ गया हमारा, 2। टोटल कितना आ गया, 2। तो एक अणु का भार कितना है, 2 ग्राम। कितना, 2 ग्राम। तो यहाँ पे एक अणु मतलब H2 2 ग्राम। तो क्या एक अणु का भार है, नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6.022 गुणते 10 घाते 23 अणुओं का। कितने, इतने अणुओं का जो अणु भार है क्या होगा, 2 ग्राम होगा। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के भी इतने ही अणुओं का भार कितना होगा, 32 होगा। ऐसे जल की मैं बात करूं तो जल का कितना होगा, 18 ग्राम। 18 ग्राम। तो इसके 1 मोल बोल सकते हैं, या 6.022 गुणे 10 घाते 23 परमाणुओं का अणुओं का जो अणु भार निकल के आएगा, कितना आएगा, 18 ग्राम आएगा। कितना आएगा, 18 ग्राम। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए कुछ बच्चों के मन में ये भी होता है कि परमाणु भार होता क्या है। देखो कक्षा 9 में आप लोगों ने कुछ अलग ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो परमाणु भार होता है ग्राम में जो होता है, वह संख्या किसके बराबर होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए यहीं पे परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हमारा परमाणु है, ठीक है, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे, हाँ चलिए देखिए हमारा यह क्या है, परमाणु है। ठीक है, अब परमाणु का जो परमाणु भार होता है, होता क्या है, परमाणु का जो एक्चुअल परमाणु भार होता है क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि कहेंगे कि देखिए यह हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया, यह इसका क्या हो गया,
नाभिक हो गया। और परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं बच्चे? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं भाई, बताओ आप लोग। तो कहेंगे कि सर परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। तो मैं पूछूं केवल प्रोटॉन होते हैं? कहेंगे नहीं सर, प्रोटॉन के साथ साथ और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन भी होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। अब देखो इसके बाहर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। क्या होती हैं? कक्षाएं। और इन कक्षाओं में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे? ये सब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो क्या बताएंगे कि तो कोई भी पूछे कि परमाणु भार क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार होता है एक्चुअल में उसका जो नाभिक का भार होता है। किसका भार? नाभिक का भार। नाभिक का भार। देखिए यहाँ पे इस परमाणु में यही न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं क्या? न्यूक्लियस। नाभिक। क्या बोलेंगे? नाभिक। ठीक है, तो जो नाभिक होता है, नाभिक का भार जो होता है वही परमाणु का क्या होता है? भार होता है। नाभिक का भार ही क्या होता है? परमाणु भार। परमाणु भार। ठीक है, नाभिक का भार परमाणु भार। तो क्या आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सर बता दीजिए कि क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं होता? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु भार में नहीं जोड़ा जाता? तो नहीं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका परमाणु भार, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है इतना कम होता है कि जैसे एक व्यक्ति के सर से कुछ बाल उखाड़ लिए जाएं, एक व्यक्ति के सर से कुछ बाल उखाड़ लिए जाएं तो कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, उसके द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है, इनके द्रव्यमान का इस पूरे परमाणु के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कोई दिक्कत? चलते हैं हम लोग। तो देखिए, तो इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। तो किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है, परमाणु जो भार होता है वह प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के क्या होता है? योगफल के बराबर होता है। वही जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल आता है उसी को ग्राम में परमाणु भार माना जाता है। क्या माना जाता है? परमाणु भार। समझ में आया होगा? इसको बनाना चाहे आप लोग तो बना लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। तो देखिए जो यौगिक होता है, ध्यान सुनिएगा, जो यौगिक होता है, यौगिक क्या होता है? तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के योग से या तत्वों के द्रव्यमानों को एक निश्चित मतलब योग से बनता है। जो कंपाउंड होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि H2 + O2 गिव्स दैट H2O। जो H2O होता है दो तत्वों के, देखिए दो तत्वों के योग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। क्या बनता है बाबू? यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, तत्वों के द्रव्यमानों का एक निश्चित अनुपात होता है। जो तत्व होते हैं इनको एक रेशियो में मिलाया जाता है। अगर इनको बैलेंस किया जाए तो यहाँ पे 2:2 बनेगा हमारा, यहाँ पे 2:2 + O2 गिव्स दैट 2:2 बनता है। यौगिक के जो गुण होते हैं उसके गुण से क्या होते हैं? अलग होते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस जो होती है यह ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील, आग लगाने में, ज्वलनशील मतलब आग जलाने में सहायक होती है। आग जलाने में क्या होती है? जलाने में सहायक होती है। बट जो कंपाउंड बन रहा है जल, यह क्या करता है? जल यह आग बुझाता है, बुझाने में सहायक होता है। तो देखिए जो कंपोनेंट होते हैं, जो घटक होते हैं, घटक और कंपाउंड के जो गुण होंगे एक दूसरे से क्या होंगे? कंप्लीटली अलग होंगे। समझ में आया बच्चे? जो घटक होंगे और जो क्या होंगे? यौगिक होगा, उसके दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी, जो दोनों के गुण होंगे वो कंप्लीटली एक दूसरे से क्या होंगे? अलग होंगे। चलिए चलते हैं फिर आगे वाले पे। क्या है आगे?
ठीक है, आ जाइए। देखिए यौगिक के प्रकार क्या होते हैं, तो यौगिक को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कितने, एक मिनट, यौगिक को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं वो, तो दो भाग देखिए कौन कौन से होते हैं। एक होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक होता है कार्बनिक, एक होता है कार्बनिक कंपाउंड, एक होता है अकार्बनिक कंपाउंड, अकार्बनिक। ठीक है, अब कार्बनिक और कार्बनिक में क्या अंतर होता है, तो अकार्बनिक में देखिए, कार्बनिक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मेनली पाए जाते हैं। और कार्बनिक में इन तीनों के अलावा बहुत सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं। जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं यह सजीवों में, मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, सजीवों में। जितनी भी साग सब्जियाँ होंगी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब में कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। ये कहाँ से प्राप्त होते हैं हमको, तो ये हमको चट्टानों से, अवसादों से, ठीक है, अवसादों वगैरह से हमको अकार्बनिक कंपाउंड प्राप्त होते हैं। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड में केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह मैक्सिमम रूप से पाया जाता है। अकार्बनिक में आपका हो गया जिंक हो गया, सल्फर हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। बाकी जो तत्व पाए जाएंगे इनको बोला जाएगा अकार्बनिक। इसमें आपका जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जितने भी ये सब होंगे क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को बिना किसी रेशियो के आपस में मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, उसे हम मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मिश्रण कहते हैं। तो देखिए दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों को किसी भी क्रम अथवा अनुपात में मिलाने पर हमारा जो कंपाउंड बनता है, जो मिश्रण बनता है, उस मतलब जो बनता है विलयन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब सुनिए, जो मिश्रण होता है दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। देखो होमोजीनियस क्या होता है कि इसके जो कण होते हैं बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं, इतने छोटे छोटे कण होते हैं कि इनको आपस में मिलाया जाए तो आपस में मिक्स हो जाते हैं। इनको हम नग्न आँखों से अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे मैं आपको कहूँ कि देखिए एक बर्तन ले लीजिए, इसमें आप क्या करें, नींबू ले लीजिए और पानी ले लीजिए और इनको मिला दीजिए। क्या नींबू और पानी को आपस में हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, नग्न आँखों से देख सकते हैं? तो नहीं, क्या कहेंगे, नहीं। तो जिनको हम साधारण विधि से पृथक भी नहीं कर सकते, साधारण विधि से क्या नहीं कर सकते बाबू, साधारण विधि से पृथक नहीं कर सकते, ठीक है, साधारण विधि से पृथक नहीं कर सकते। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो विषमांगी पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थों का मिश्रण जिनको हम लोग नग्न आँखों से अलग अलग भी देखते हैं और उनको हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, उनको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाएगा। ये ऐसे मिश्रण होते हैं जिनको हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे चावल हो गया, चावल और भूसी, ठीक है, चावल और भूसी। अगर मैं कहूँ कि दूध और लावा, ठीक है, दूध में अगर लावा डाल दीजिए तो उसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाएंगे, विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनको हम अलग साधारण विधि से नहीं कर सकते और जिनको हम लोग अपनी आंखों से अलग अलग देख भी नहीं सकते, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। ठीक है, अब हम लोगों का कल हम लोग पढ़ने वाले हैं यहीं से रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। हम लोग देखो, अच्छा, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन क्या होता है, तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको आपस में एक नियम के तहत वो बनते हैं, उनका निर्माण एक नियम के तहत होता है, जिसे हम रासायनिक संयोग का क्या कहते हैं, नियम। इनकी संख्या कितनी है, 5 है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और लास्ट वाला है गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम, गैसीय आयतन संबंधी नियम। तो बच्चे हम लोग कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जय हिंद बच्चों, कल फिर मिलते हैं और इसी एनर्जी के जोश के साथ मिलेंगे। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कर दीजिए।
ठीक है, जय हिंद।